हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी एपीओ का एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हुआ था। तो उस पे हम जो इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेले भाटा को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिले। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम टैकल करते हैं। रेलवे बोर्ड फॉर्मेशन पूछा है, कौन से ईयर में हुआ था रेलवे बोर्ड का फॉर्मेशन। तो सभी को पता है रेलवे बोर्ड का जो फॉर्मेशन हुआ था वह 1905 मार्च 1905 में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर डी होगा, 1905। इसके अलावा जो प्रेजेंट में अभी करंट मेंबर जो हैं तो रेलवे बोर्ड के वह 4+1 है, जिसमें मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक और मेंबर फाइनेंस 4 हो गए। और इसके अलावा जो है CRB कम CEO। तो इस तरह से जो है टोटल 4+1 का एक रेलवे बोर्ड मेंबर हैं यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, फर्स्ट MOR ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से पूछा है यहाँ पे, सबसे पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का जो रेल मिनिस्टर था वो कौन था। तो इसका आंसर जो होगा जॉन मथाई। कौन थे? श्री जॉन मथाई, मिस्टर JOHNMATHAY, जॉन मथाई वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ रेलवे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और इनका जो टर्म था वह 15 अगस्त 1947 से 22 सितंबर 1948 तक था, ठीक है। तो 1947 से 1948 तक का जो है इनका टर्म था, याद रखिए, जॉन मथाई का। और इसके बाद जॉन मथाई के बाद जो आए थे वह N गोपाल स्वामी अयंगर आए थे। N गोपाल स्वामी अयंगर वॉज द सेकंड मिनिस्टर ऑफ रेल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर कोई पूछे तो इनका जो टर्म था वह सितंबर 1948 से मई 52 तक था। और इसके बाद जो है तीसरे जो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज थे वह लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे, फर्स्ट रेल मिनिस्टर जॉन मथाई, सेकंड N गोपाल स्वामी अयंगर और थर्ड वॉज लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रूल डैश डैश ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 की बात हो रही है यहाँ पे, रिलेटेड टू टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। इसने बता दिया है कि 1946 का कौन सा रूल है, पूछ रहा है, जो कि पॉलिटिक्स में पार्ट लेने के लिए बात करता है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे रूल नंबर 5। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दिया था 5, 6, 7, 8 इस टाइप का। तो रूल नंबर 5 जो है वह ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल वो बोलता है कि टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, ठीक है, दैट इज़ टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। रूल नंबर 6 की बात करें अगर, तो रूल नंबर 6 जो है तो बेसिकली ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशंस और यूनियंस बाय रेलवे सर्वेंट्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में कि रेलवे सर्वेंट्स का जो यूनियन और कोई एसोसिएशन का ज्वाइन करना वह रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के कौन से रूल के अंतर्गत आता है। तो रूल नंबर 6, प्लीज़ रिमेंबर इट, रूल नंबर 6। 5 में पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं और 6 में यूनियन ज्वाइन करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 8 इज़ नथिंग बट कनेक्शन विथ प्रेस एंड मीडिया। रूल नंबर 8 जो है कनेक्शन विथ प्रेस एंड मीडिया होता है। और रूल नंबर 9 जो होता है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट को लेके है, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो 5, 6, 8, 9 याद रखना है। 5 जो है पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन के लिए है। और इसके बाद 6 जो है वह यूनियंस और एसोसिएशन के लिए है। 8 जो है तो प्रेस और मीडिया के लिए हो गया। और 9 क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे यहाँ पे। तो इफ़ रेलवे सर्वेंट एम्प्लॉयड इन मैनेजरियल और कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी, अगर कोई रेलवे सर्वेंट जो है वह मैनेजरियल और कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी है तो उसका जो कैटेगरी है या क्लासिफिकेशन होगा वह कौन सी कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन ए कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी एजेंशियल इंटरमिटेंट, ऑप्शन सी एक्सक्लूडेड एंड ऑप्शन डी इंटेंसिव। तो मैनेजरियल और कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी के लिए जो रेलवे सर्वेंट्स का क्लासिफिकेशन है वह एक्सक्लूडेड कैटेगरी का होगा। कौन सी कैटेगरी का होगा? एक्सक्लूडेड कैटेगरी का, ठीक है, एक्सक्लूडेड कैटेगरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर, रेलवे सर्वेंट्स आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005, जिसको पहले HOER बोलते थे, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, तो आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005 हैव मेड बाय पावर कन्फर्ड बाय। तो जो रेलवे सर्वेंट्स के लिए जो रूल्स का जो पावर है वह कौन कन्फर्ड करता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसको कौन कन्फर्ड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर, नहीं तो हम वीडियो के लास्ट में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ अभी तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एज पर रेलवे सर्वेंट्स HOW, that is hours of work and period of rest rules 2005 dash may specify any category of railway staff treated as excluded on consideration that such staff are available on call। तो यह जो क्लासिफिकेशन है कि कॉन्टीन्यूअस है या EI कैटेगरी का है, एक्सक्लूडेड कैटेगरी का है या इंटेंसिव कैटेगरी का है, इसको क्लासीफाई या फाइनली इसको जो है तो कौन कराता है इसको, ठीक है। एक्सक्लूडेड कैटेगरी का होगा, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ कराता है या लेबर मिनिस्ट्री कराता है या चीफ लॉ कमिश्नर कराता है या रीजनल लेबर कमिश्नर कराता है। तो बेसिकली क्या होता है, रीजनल लेबर कमिश्नर जो होता है वह इनिशिएट करता है इस चीज़ को और वो पहुंचाता है इंफॉर्मेशन चीफ लॉ कमिश्नर को, और चीफ लॉ कमिश्नर पहुंचाती है इंफॉर्मेशन लेबर मिनिस्ट्री को, और फाइनली जो लेबर मिनिस्ट्री होता है वह इसको कंसीडर कर लेता है। तो इसका आंसर जो होगा वह लेबर मिनिस्ट्री होगा। क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है, या लेबर मिनिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ लेबर मिनिस्ट्री। नेक्स्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे कि फैक्ट्रीज़ एक्ट जो है, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 कब आया था, कब केम इनटू इफेक्ट हुआ था, ठीक है। तो फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 जो है वह 1 अप्रैल 1949 से इफेक्ट में आया था। कब से आया था, 1 अप्रैल 1949। तो फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948, ठीक है, केम इनटू इफेक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1949, प्लीज़ रिमेंबर इट, ठीक है। पूछा है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ ई ऑफिस, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, देयर इज़ नो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड एट अ वेरी लो कॉस्ट, ऑप्शन सी इज सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड एट अ वेरी हाई कॉस्ट, और ऑप्शन डी है देयर इज़ नो चार्ज इन कॉस्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो ई ऑफिस का प्रोविज़न है यहाँ पे, तो यहाँ से सिक्योरिटी का जो है कॉस्ट वह पूरी तरह से मिनिमाइज़ हो जाता है। तो इसका जो है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन से यही है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर, तो मैंडेटरी रिकवरीज ऑब्लिक डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस डोंट इंक्लूड, ठीक है। तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगा यहाँ पे ई ऑफिस का, है ना, दैट इज़ वेरी मच लोअर कॉस्ट पे जो है, तो एक तरह से हम बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड होती है। दूसरा, मैंडेटरी रिकवरीज ऑब्लिक डिडक्शंस फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस डोंट इंक्लूड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैंडेटरी रिकवरीज, ठीक है, मैंडेटरी रिकवरीज और डिडक्शंस होते हैं यहाँ पे सब्सिस्टेंस अलाउंस में। फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस से कुछ चीज़ों का रिकवरीज और डिडक्शंस होता है। तो वह कौन सी चीज़ें हैं जिनसे डिडक्शन होता है और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे डिडक्शन नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ पूछा गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैंडेटरीज रिकवरीज होती हैं या डिडक्शंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं सबसे पहले जान लें। तो ऑप्शन है सबसे पहला जो इनकम टैक्स हो गया, वह इनकम टैक्स का डिडक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा हाउस रेंट एंड अलीड चार्जेस, हाउस रेंट एंड अलीड चार्जेस, अलीड चार्जेस का मतलब जैसे हो गया आपका जो पानी यूज़ कर रहे हो आप, बिजली यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, फर्नीचर यूज़ कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फर्नीचर, ये अलीड चार्जेस में हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे रीपेमेंट्स ऑफ लोन एंड एडवांसेस जो हैं, उनका भी रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस वो भी आएंगे इसी में, ठीक है।
दैट इज़ रिकवरीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये भी जो है तो एक तरह से मैंडेटरी रिकवरीज होगी, इसके अंदर ही आएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जो इसका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है वो भी रहेगा। और कोई इंश्योरेंस स्कीम हो गई, सेंट्रल कंट्रीब्यूशन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट्स इंश्योरेंस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम या इंश्योरेंस स्कीम कोई हो गई तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इसके अलावा जो है अब मैं ये बताऊंगा आपको कि मैंडेटरीज रिकवरीज जिसमें कि जैसे कि सब्सिस्टेंस अलाउंस से उसका रिकवरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, सब्सक्रिप्शन टू जीपीएफ दैट इज जनरल प्रोविडेंट फंड, तो रिफंड ऑफ जीपीएफ लोन और एडवांसेस ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अमाउंट ड्यू ऑन कोर्ट अटैचमेंट, और इसके अलावा जो है रिकवरी ऑफ लोन्स टू गवर्नमेंट फॉर विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो इस तरह से मैंने देखा इसमें कि मैंडेटरीज रिकवरीज जो है होना चाहिए, वह इनकम टैक्स होना चाहिए, हाउस रेंट एंड एलिट चार्जेस होना चाहिए, रिकवरी टुवर्ड्स गवर्नमेंट लोन्स एंड एडवांसेस होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए वह क्या है, रिफंड ऑफ जीपीएफ लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, रिवाइज्ड रेट ऑफ रिस्क अलाउंस अंडर 7th CPC फॉर एलिजिबल कैटेगरीज फ्रॉम 3/11/2020। तो रिवाइज रेट ऑफ रिस्क अलाउंस जो है 7th पे कमीशन के द्वारा एलिजिबल कैटेगरीज को 3/11/2020 से कितने रुपए दिया गया, ठीक है। इसका ऑप्शन अगर जान ले तो इसका ऑप्शन है 60 रुपीज़, 90 रुपीज़, 100 रुपीज़ एंड 135 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, जैसा कि रिस्क अलाउंस जो है वो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 वह कितना बोला गया कि 60 रुपये से बढ़ के 135 रुपीज़ कर दिया गया है, ठीक है। ये ऑर्डर आया कि 60 रुपीज़ जो था पहले 6 CPC में रिस्क अलाउंस, उसको 135 रुपीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन 3/11/2020 से जो रिवाइज रेट हुआ, ठीक है, उसे बोला गया कि नहीं 60 रुपीज़ से उसको 90 रुपीज़ ही रखा जाएगा, ठीक है। तो 60 रुपीज़ से जो है वह कितना रखा जाएगा, 90 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 जुलाई 2017 से जैसे कि 135 रुपीज़ डिस्पर्स कर दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि 1 जुलाई 2017 से 2/11/20 तक जो 135 रुपीज़ डिस्पर्स किया गया वापस उसको उसकी रिकवरी की जाएगी, और उसकी जगह पे उसको 60 रुपीज़ ही रखा जाएगा, ठीक है। और फ्रॉम 3 नवंबर ऑनवर्ड्स दैट विल बी 90 रुपीज़। तो उसको बोला गया कि वह कितना होगा, 90 रुपीज़ होगा, कितना होगा, 90 रुपीज़। 60 रुपीज़ से बढ़ के 90 रुपीज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या, 90 रुपीज़। तो रिवाइज रेट कितना है, जो 135 रुपीज़ हो गया था उसको 90 रुपीज़ किया गया। नेक्स्ट है, एज़ पर RBE नंबर 34/2021 हॉलीडे होम फैसिलिटी अवेलेबल एट, ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी अमरकंटक एंड ऑप्शन डी नैनीताल, ठीक है। तो एज़ पर RBE नंबर 34 हॉलीडे होम प्रोवाइडेड अमरकंटक, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे यहाँ पे। तो वन टाइम लमसम रेट्स एज इंसेंटिव्स फॉर एक्वायरिंग PG डिग्री और डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर। तो मोर देन 1 ईयर का डिग्री और डिप्लोमा है तो उसके लिए जो लमसम रेट ऑफ इंसेंटिव है वो कितना है, ऑप्शन इज 30,000, 25,000, 20,000 एंड 15,000। तो बेसिकली इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है आपके लिए, जिसका जो भी लिंक है मैं आपको आई बटन पे दे दूँगा, तो उस वीडियो को भी देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। इसका समरी मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ कि जो PhD और उसके इक्विवेलेंट है उसके लिए जो हमारा इंसेंटिव्स है वह 30,000 रुपीज़ है। इसके अलावा नेक्स्ट आए अगर हम तो PG डिग्री की बात करेंगे, अगर मोर देन 1 ईयर है PG डिग्री और डिप्लोमा तो उसका जो इंसेंटिव्स मिलेगा आपको 25,000 रुपीज़ मिलेगा। इसके अलावा जो PG डिग्री और डिप्लोमा है जो लेस देन 1 ईयर के हैं वह 20,000 रुपीज़ मिलेगा उसका इंसेंटिव्स। इसके अलावा कोई भी डिग्री और डिप्लोमा है जो कि मोर देन 3 ईयर है उसका
15,000 मिलेगा। और यूजी या डिग्री और डिप्लोमा है जिसका जो ड्यूरेशन है वह लेस देन 3 ईयर है, वह 10,000 रुपीज़ मिलेगा। तो इस तरह से हमने इसको क्लासीफाई करा है। तो यहाँ पूछा गया है पीजी डिग्री और डिप्लोमा मोर देन 1 ईयर पूछा गया है, तो इसके लिए जो होगा वह 20,000 रुपीज़ इंसेंटिव्स दिया जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपीज़, प्लीज़ रिमेंबर इट। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2017। ठीक है, 2016 केम इनटू फोर्स ऑन। ठीक है, तो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ जिनको दिव्यांग बोला जाता है, डिसेबिलिटीज़ को, तो उनके लिए जो एक तरह से बोलेंगे यहाँ पे कि जो एक्ट बना है 2016 वह कब से इफ़ेक्ट में आया है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यह एक्ट इनैक्ट हुआ था 28 दिसंबर 2016 को। 28 दिसंबर 2016 को यह इनैक्ट हुआ था और फोर्स में आया था 19 अप्रैल 2017 को। तो 19 अप्रैल 2017 इसका आंसर होगा। 19 अप्रैल 2017 को यह इन्फोर्स हुआ था। तो प्लीज़ रिमेंबर इट, 19 अप्रैल 2017। इसका ऑप्शंस दिया हुआ था 19 अप्रैल 2016, 19 अप्रैल 2017, 25 अप्रैल 2017 एंड 30 अप्रैल 2017। तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा 19 अप्रैल 2017, 19 अप्रैल 2017। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एज पर RBE नंबर 2025/2021 पीरियोडिकल ट्रांसफ़र ऑर्डर ऑफ स्टाफ वर्किंग इन सेंसिटिव पोस्ट बी पेंडेड टिल। तो इसका ऑप्शंस जो दिया गया है यहाँ पे 30 नवंबर 2021, 31 दिसंबर 2021, 31 जनवरी 2022 और 31 मार्च 2021। तो RBE नंबर जो भी 25/21 था बेसिकली क्या है, कैंसिलेशन ऑफ पीरियोडिकल ट्रांसफ़र ऑफ स्टाफ। ठीक है, तो इसमें यह बोला गया कि जो सेंसिटिव कैटेगरी का पोस्ट है, ठीक है, सेंसिटिव, और उसको जो पेंडेड किया गया है टिल 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 तक को इसको पेंडेड किया गया है। क्यों किया गया है? ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस क्रिएटेड बाय पैंडेमिक कोविड-19। ठीक है, ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस क्रिएटेड बाय पैंडेमिक कोविड-19। ठीक है, फिर इसके बाद यह बोला गया in view of ongoing pandemic situations on request from both the federations AIRF and NFIR, the matter has been further advised by the board and it has been decided by the competent authority that the periodical transfer order of the staff working on sensitive post be pended till 30 जून 2021। ठीक है, आगे इसको पेंडेड किया गया था 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, लेकिन इसको जो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दिस इसको फॉरवर्ड कर दिया गया 30 जून 2021। तो ऑप्शन में 30 जून 2021 नहीं है, तो इसका जो आंसर है अभी 31 मार्च 2021 माना जाएगा। ठीक है, जो 7 अगस्त 2020 का लेटर है उसमें यह बोला गया कि जो सेंसिटिव पोस्ट्स हैं उनका जो पीरियोडिकल ट्रांसफ़र है उसको पेंडेड किया जाएगा टिल 31 मार्च 2021, लेकिन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फेडरेशंस, ठीक है, इट इज़ एक्सटेंडेड टू 30 जून 2021। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर रेल कौशल विकास योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेल कौशल विकास योजना। तो रेल कौशल विकास योजना के तहत जो है यह पूछा गया है each zonal railway will impart entry level skill training. Each zonal railway will impart entry level skill training to dash aspirants during next 3 years 2021 to 2022, 2022 to 23, 2023 to 24। तो बेसिकली कितने जो अप्रेंटिस हैं या कितने जो एस्पिरेंट्स हैं उनको यह दिया जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत
बेसिकली रेलवे ने भी कुछ ट्रेनिंग्स प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिसको रेल कौशल विकास योजना का नाम दिया गया है। इसके तहत इंडियन रेलवे विल ट्रेन 50,000 यूथ्स, ठीक है। तो 50,000 यूथ्स जो है तो इसको अक्रॉस 75 रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो है तो एंट्री लेवल ट्रेनिंग्स दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है एक तरह से अगर बोले तो इनिशियली जो ट्रेनिंग है वह 1000 कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की जाएगी इनिशियली, ठीक है, अंडर रेल कौशल विकास योजना, ठीक है। और इसमें यह बोला गया कि द ट्रेनिंग विल प्रोवाइडेड इन 4 ट्रेड्स, ट्रेनिंग जो है तो 4 ट्रेड्स में दी जाएगी, इलेक्ट्रीशियंस, वेल्डर, मशीनिस्ट एंड फिटर एंड। और इसका जो बेसिक ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होगा वह 100 आवर्स का होगा, टोटल 100 आवर्स का। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं जो 10th पास हो चुके हैं और जिनका एज 18 to 35 ईयर्स है, दे विल एलिजिबल एंड दे कैन अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। तो इसका जो करिकुलम है, इसको तैयार करने का जो करिकुलम है वो डेवलप किया है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने एंड दिस इज़ द नोडल पीयू फॉर दिस स्कीम। और इसके अलावा द स्कीम इज़ बीइंग लॉन्च्ड फॉर 1000 पार्टिसिपेंट्स इनिशियली एंड विल बी ओवर एंड अबव ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1968, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1968 के तहत 75 रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा ऑल ओवर द कंट्री इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाना है या स्टार्ट किया जाना है, जिसका जो नोडल एजेंसी है वह बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, ठीक है। तो ईच जोनल रेलवेज की बात करें अगर यहाँ पे तो प्रत्येक जोनल रेलवेज के लिए जो टारगेट दिया गया है वह कितना 2500 का टारगेट दिया गया है। और इसके अलावा जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उनको 1000 एस्पेरेंट्स को ट्रेन करने का टारगेट दिया गया है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ईच जोनल रेलवेज अंडर RKVY ईच जोनल रेलवेज विल इम्पार्ट ट्रेनिंग टू 2500 एस्पेरेंट्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स विल इम्पार्ट ट्रेनिंग टू 1000 एस्पेरेंट्स। तो याद रखिएगा जोनल रेलवेज को टारगेट दिया गया है वो 2500 का दिया गया है और जो PUs है हमारे वह उनको कितना टारगेट दिया गया है 1000 एस्पिरेंट्स को ट्रेन करने का टारगेट दिया गया है ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 ईयर 2021 टू 2023-24। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ देखा, 15 क्वेश्चंस जो है जो डिटेल डिस्कशन करा। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अच्छा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें यह पूछा गया था कि रेलवे सर्वेंट्स आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट का जो रूल है, ठीक है, उसको बनाने के लिए यह रूल जो है आया कहाँ से है, बीन मेड अंडर द पावर्स कन्फर्ड बाय। इसके बनाने के लिए जो पावर है वो कौन कन्फर्ड करेगा। तो इसका जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ऑप्शन बी दिया है प्रोविज़न टू आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ऑप्शन सी दिया है रूल 125 ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड और ऑप्शन डी दिया हुआ है सेक्शन 136 ऑफ रेलवे एक्ट 1989, ठीक है। तो जो आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट का रूल है 2005 दैट इज कन्फर्ड बाय व्हाट रेलवे एक्ट 1989, ठीक है। तो रेलवे एक्ट का 1989 का जो सेक्शन 136 है, प्लीज़ रिमेंबर इट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेक्शन 136 ऑफ रेलवे एक्ट 1989, सेक्शन 136 ऑफ रेलवे एक्ट 1989 24 ऑफ 1989, ठीक है। ये इसका नाम है पूरा 24 ऑफ 1989। तो इसके तहत जो है इसको कन्फर्ट करना है जिसका नाम पहले था HOER, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, 24-25 मिनट का है, तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा जिससे आपका नॉलेज ही गेन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।